हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसको बेसिक्स में। और गाइस आज हम लेके आए हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र एक बहुत ही बड़ा डायग्राम होता है, इसलिए मैंने डायग्राम आज पहले ही बना दिया है। तो हम इसे केवल एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि जो गंगा है और गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है। और गाइस इसका चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना और या फिर आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। जो मेन मेन नदियाँ हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो वो सारे पॉइंट्स हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा की अगर बात करी जाए तो गंगा अगर देखा जाए तो प्रॉपर गंगा का नाम गंगा नहीं होता है। ये स्टार्टिंग में जो निकलती है तो एक हमारी निकलती है गंगोत्री से नदी निकलती है हमारी भागीरथी। यहाँ से गंगोत्री से हमारी एक नदी आती है, कौन सी? भागीरथी। और भागीरथी नदी जो है वो देवप्रयाग में पहुंचती है और देवप्रयाग में जो अलकनंदा आ रही है, ये हमारा अगर देखा जाए संतोपद हिमानी यहाँ पर पड़ता है। संतोपद हिमानी से अलकनंदा निकल कर आती है और अलकनंदा और इधर से आने वाली भागीरथी दोनों मिलती है देवप्रयाग में। तब इसका फाइनली नाम अगर देखा जाए क्या बन जाता है, यहाँ पर इसका नाम पड़ता है गंगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट वाला आता है कि गंगा का नाम गंगा कहाँ पर पड़ता है, तो देवप्रयाग में पड़ता है और अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद पड़ता है। अब इधर से जो भागीरथी आ रही थी तो ये पहुंचती टिहरी और टिहरी में से एक सहायक नदी है भेलंगाना। तो भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है? भेलंगाना। और टिहरी डैम आपको पता है भारत का सबसे बड़ा डैम है इस समय। और आगे चलते हैं हम देवप्रयाग। अब देवप्रयाग से ऊपर यहाँ से ये वाला पोर्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि देवप्रयाग से आप ऊपर चलोगे तो यहाँ पड़ता है रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग में एक नदी मिलती है मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा जो हमारी कॉमन चलेगी, अलकनंदा से किसका संगम हो रहा है? मंदाकिनी का। और कहां पर हो रहा है? रुद्रप्रयाग में। इसके ऊपर चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग में जो अलकनंदा है वो किससे मिलेगी? पिंडार से मिलेगी। इसके और ऊपर चलेंगे हमें मिलेगा नंदप्रयाग और नंदप्रयाग में हमारी नंदगंगा, या इसको हम बोलते हैं नंदाकिनी। आप नंदगंगा कह सकते हैं या इसको बोल सकते हैं नंदाकिनी भी बोल सकते हैं। तो नंदगंगा या नंदाकिनी जो मिलती है वो नंदप्रयाग में मिलती है, किससे? अलकनंदा से। और इसके बाद में फिर बात आती है विष्णुप्रयाग में। तो विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा मिलती है अलकनंदा से। तो आप यहाँ देखेंगे ये अलग अलग प्रयाग हैं और ये अलग अलग प्रयागों में एक नदी कॉमन है हमारी अलकनंदा। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा मिलती है धौलीगंगा से, नंदप्रयाग में अलकनंदा मिलती है नंदगंगा या नंदाकिनी से, कर्णप्रयाग में अलकनंदा मिलती है पिंडार से, और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मिलती है मंदाकिनी से, और लास्ट में देवप्रयाग में मिलती है किससे? भागीरथी से। और फाइनली इसका नाम क्या होता है? गंगा। तो ये पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है, क्योंकि यहाँ से कई बार हमारे प्रयाग के बारे में पूछा जाता है कि कौन से प्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है। तो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, ये सभी आपको याद रखना है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब गंगा नीचे एंटर होती है मैदानी भागों में और ये यूपी में एंटर होती है। अब यूपी में एंटर होती है तो सबसे पहले ये पहुंचती है कन्नौज। और कन्नौज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट नदी इससे आकर मिलती है, रामगंगा नदी है। और रामगंगा नदी निकल के आती है दूधा टोली या पौड़ी गढ़वाल से निकल कर आ रही है रामगंगा। और रामगंगा बड़ी चर्चा के विषय में थी। क्यों? क्योंकि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके बीचों बीच से नदी बहती है, कौन सी? रामगंगा। और इसी का नाम अगर देखा जाए जिम कॉर्बेट पार्क का नाम भी बदलकर कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये रामगंगा नदी हमारी यहाँ से आती है दूधा टोली से, कन्नौज जाकर किससे मिलती है? गंगा से। और आगे बढ़ते हैं तो अभी हम इसकी यमुना की बात नहीं करते, पहले हम इस तरफ की देखते हैं कि हमारी जितनी भी इधर की नदियां हैं। तो हम और आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में ही पीलीभीत में एक झील है फुल्लर झील, या फुल्लर झील को बोलते हैं गोमत ताल। फुल्लर झील कह लो या आप इसे गोमत ताल कह लो। और यहीं से नदी निकलती है आपकी, कौन सी? गोमती नदी। और गोमती नदी किसकी सहायक है? ये हमारी गंगा की सहायक है। अब गोमती नदी बड़ी खास है, क्यों? क्योंकि जो गोमती नदी है ये गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है। क्योंकि मोस्टली जो हमें गंगा में नदियां देखने को मिलेंगी, ये सारी नदियां जितनी हैं ये सभी हमारी कहां से निकल रही हैं? हिमालय से। इसके अलावा ये जितनी नीचे वाले हमें नदियां देखने को मिलेंगी ये सारी देखने को मिलेंगी हमें प्रायद्वीपीय पठार से। लेकिन एकमात्र गोमती ऐसी नदी है जो केवल और केवल अगर देखा जाए मैदानी भागों से निकलती है, और मैदानी भाग ये फुल्लर झील से निकलती है या गोमत ताल से निकलती है पीलीभीत से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सहायक नदी हो जाती है। और आगे चलते हैं, फिर यहाँ नेपाल पड़ता है हमारा। तो नेपाल से हमारी दो नदियां भारत में एंटर होती है, एक तो काली और एक करनाली। अब नेपाल में एक काली नदी है और करनाली। अभी जैसे ही दोनों भारत में एंटर होती हैं तो काली का नाम हो जाता है शारदा नदी और करनाली का नाम हो जाता है घाघरा नदी, और दोनों मिल जाती हैं। तो जब शारदा और घाघरा दोनों नदी मिलती है तो दोनों का नाम यहाँ पर हो जाता है घाघरा, और घाघरा को ही कहते हैं सरयू, और सरयू के किनारे है अयोध्या। तो अयोध्या बड़ा ही फेमस है, उसके बारे में चर्चा का विषय रहता है हमेशा मंदिर के लिए। तो अब अयोध्या को डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है। और इसी घाघरा की सहायक नदी है आपकी राप्ती नदी। राप्ती नदी निकल के आती है रुकुमकोट से,
गोरखपुर से जो निकल के आती है राप्ती नदी। और राप्ती नदी क्यों फेमस है? क्योंकि गोरखपुर जो है, गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे? राप्ती नदी के। और राप्ती किसकी सहायिका है? घाघरा की। और घाघरा किसकी सहायिका है? ये गंगा की सहायिका है। और गोरखपुर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गोरखपुर में इस समय एक नया प्राणी उद्यान भी बन रहा है। कौन सा? हमारा शहीद अशफाकुल्ला का प्राणी उद्यान। इसके आगे और चलते हैं हम। आगे हमें देखने बोलती है यहाँ पर गंडक। गंडक नदी अगर देखा जाए, इसके नाम बड़े फेमस हैं। इसको गंडक भी बोलते हैं, इसे शालिग्रामी भी बोलते हैं, और इसी को नारायणी भी बोलते हैं। तो गंडक कह लो या शालिग्रामी कह लो या नारायणी कह लो, ये सभी हमारे इसी नदी के नाम है। और इसको शालिग्रामी या नारायणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो तुलसा के पेड़ में छोटा सा पत्थर रखा जाता है उसे शालिग्राम बोलते हैं। शालिग्राम जो होता है वो विष्णु भगवान का रूप होता है। विष्णु भगवान क्या होते हैं? नारायण होते हैं। तो इसीलिए अब इस गंडक नदी में ये नेचुरल रूप से जो शालिग्राम है वो पाए जाते हैं नेचुरली, इसीलिए इसे बोला जाता है शालिग्रामी, या इसी को बोलते हैं नारायणी, क्योंकि इसमें नारायण मिलते हैं। तो गंडक का नाम इंपॉर्टेंट है, गंडक को शालिग्रामी या नारायणी कहते हैं। इसके बाद आते हैं कोसी। कोसी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोसी 7 धाराओं से मिलकर बनी है, और कोसी नदी जो सबसे ज्यादा जानी जाती है वो जानी जाती है बिहार का शोक। तो कोसी नदी बिहार का शोक के लिए जानी जाती है। फिर आती है महानंदा। तो एक महानंदा है और एक महानदी है। महानंदा तो है गंगा की सहायिका, और महानदी जो है वो हमें देखने को मिलती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो महानंदा अलग है गाइस, और महानदी अलग है। इसके आगे और हम चलते हैं। तो ये तो पहुंच जाती है फरक्का, और फरक्का पड़ता है पश्चिम बंगाल में, और यहाँ जाकर गंगा 2 भागों में टूट जाती है। एक भाग पहुंच जाता है भागीरथी के नाम से, बांग्लादेश में हमारा पहुंच गई, बांग्लादेश में एंटर हो गया, ये पूरी बांग्लादेश की बाउंड्री हो गई। और दूसरा जो फरक्का में टूट गई तो ये हुगली नाम से टूट गई, और हुगली नाम से ये चली गई अलग हमारे पश्चिम बंगाल में। और हुगली अगर देखा जाए गंगा की एकमात्र सबसे बड़ी वितरिका है। और इसके अलावा अगर हम बात करें हुगली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर। और दामोदर नदी अगर देखा जाए, दामोदर नदी है पश्चिम बंगाल का शोक। जैसे हमने असम का शोक की बात करी थी, लोहित नदी थी जो, और यहाँ हमने बात करी कोसी नदी बिहार का शोक, और दामोदर नदी हमारा किसका शोक हो जाएगी? दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक हो जाएगी। तो अभी इसकी बात करेंगे गाइस। अब हम इधर आते हैं। तो इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको भी कोई भी दिक्कत लगती है। फिर हम बात आते हैं इधर हमारा पड़ता है यमुनोत्री, और यमुनोत्री से एक नदी निकल के आती है हमारी यमुना। और यमुना में एक नदी हमारी मिलती है हिमालय से निकलने वाली टोंस नदी, और हिमालय से निकलने वाली टोंस नदी किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। इसके अलावा हिंडन जो गाजियाबाद और हमारा मेरठ वगैरह कौन सी नदी के किनारे? हिंडन। और हिंडन भी किसकी सहायता है? यमुना नदी की सहायता है। इसके अलावा अगर बात आती है चंबल नदी किसकी सहायता है? ये हमारी यमुना की सहायता। और चंबल बड़ी फेमस है। एक तो चंबल वन्यजीव अभयारण्य भी है, ये अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो मगरमच्छ के लिए वो उसके लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, चंबल नदी जहां मिलती है, ये जिस जगह पर मिलती है उस जगह का नाम है इटावा। इटावा के आसपास कहीं पर ये नदी मिलती है। और चंबल नदी जो जानी जाती है वो अपने अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। अगर जैसे हम यहाँ पर बात करें तो सबसे ज्यादा भारत में अवनालिका अपर्दन के लिए अगर कोई नदी है तो वो कौन सी नदी है? तो वो हमारी चंबल नदी है। चंबल नदी भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है, और ये सबसे ज्यादा यूपी के इटावा को प्रभावित करती है। इसके बाद में फिर बात आती है हमारी सिंध नदी भी यमुना की सहायक है। फिर बात आती है बेतवा। तो बेतवा का अगर हम अन्य नाम देखें तो बेतवा को हम बेतवती भी कहते हैं, कि बेतवती किसकी सहायक है? तो बेतवती भी यमुना की सहायक है। फिर हमारी बात आती है केन की, और केन यानी केन को हम बोलते हैं कर्णवती, यानी कर्णवती किसकी सहायक है? तो कर्णवती भी हमारी यमुना की सहायक है। इसके अलावा यहाँ पर आता है हमारा अमरकंटक का पठार। अमरकंटक का पठार कह रहे हैं, अमरकंटक की चोटी कह रहे हैं, बात देखी होगी यहाँ पर। तो अमरकंटक का जो पठार है, यहाँ से 2 नदियां निकलती हैं, वैसे तो 4 होती हैं क्योंकि इधर हमारी नर्मदा और ताप्ती निकलती है, लेकिन फिलहाल हमारी जो बात चल रही है वो टोंस और सोन की बात चल रही है। तो एक टोंस हमारी यहाँ निकल रही है और एक टोंस हमारी यहाँ निकल रही है। तो ये थी हिमालय से निकलने वाली टोंस, और ये है हमारी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली टोंस। अब जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली टोंस है वो आपको दिखाई दे रही होगी गंगा की सहायता है, और जबकि हिमालय से निकलने वाली टोंस किसकी सहायता है? यमुना की सहायता है। तो ये आपको याद रखना है, हिमालय से निकलने वाली टोंस यमुना की सहायता है, और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली या अमरकंटक से निकलने वाली टोंस किसकी सहायता है? यहाँ पर गंगा की। और इस टोंस को तरमा नाम से भी जाना जाता है, तरमा, या फिर हम इसे तमसा भी कहते हैं, क्योंकि जो अमरकंटक है यहीं पर एक कुंड है तमसा कुंड, वहीं से ये नदी निकलती है टोंस या तरमा या तमसा। दूसरी एक नदी है सोन नदी, और सोन नदी को हम शेषा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो निकलती है ये यहाँ पर एक कुंड है शेषा कुंड से नदी निकलती है, सोन या शेषा। और जो सोन नदी है इसका नाम ही सोन इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें सुनहरे कलर की रेत पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सोन नदी। और ये
किसकी सहायका है? गंगा की सहायका है। तो सोन नदी भी हमारी किसकी हुई? सोन या शीर्षक गंगा की सहायका। अब सोन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है उत्तर कोथिल। तो उत्तर कोथिल जो है वो किसकी सहायक नदी है? सोन की। और एक क्वेश्चन और भी आता है हमारा कि दक्षिण कोथिल भी पूछा जाता है आपसे कि दक्षिण कोथिल किसकी सहायका है? तो दक्षिण कोथिल हमारी ब्राह्मणी की सहायका है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी डाउट वाला एक क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यहाँ टोन्स का हो जाता है कि एक टोन्स हो जाता है हिमालय वाली टोन्स और प्राकृतिक पठार की टोन्स, एक महानंदा और एक महानदी में आता है, और एक यहाँ पर आता है उत्तर कोथिल और दक्षिण कोथिल। तो उत्तर कोथिल हमारी सोन की सहायक है और दक्षिण कोथिल हमारी ब्राह्मणी की सहायक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नदियां। अब इसके आगे यहाँ पर जो हमारा बांग्लादेश था, तो बांग्लादेश जो गंगा पहुंची थी तो उसका नाम हो गया था भागीरथी, और भागीरथी को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं बी। और इधर से आई थी ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र का नाम हो गया था जमुना, तो यानी इसको हमने बोल दिया जे। और दोनों जब मिली बी और जे जब मिली तो बनी पी, पी यानी पद्मा बन गई। और पद्मा में एक नदी मिल गई हमारी कौन सी? मेघना। मेघना नाम से फाइनली कहां पर गिरती है? ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो लास्ट में जो यहाँ हमारी नदी है जो बांग्लादेश में हो जाती है, ये हो जाती है बी फॉर भागीरथी, जे फॉर जमुना, और दोनों मिलती है तो बन जाती है पी यानी पद्मा, और पी इसमें अगर बात आती है एम, एम यानी मेघना। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक ट्रिक समझ लीजिए कि बीजेपी इक्वल एम। तो इस समय अगर देखा जाए बीजेपी में सबसे हाईलाइट नाम है किसका है? तो वो नरेंद्र मोदी जी का नाम है। तो बी फॉर भागीरथी और जे फॉर जमुना। तो भागीरथी और जमुना जब मिलती है तो बनती है पद्मा, और पद्मा जब मिलती है मेघना से तो उसका नाम होता है मेघना। और फाइनली जो हमारा बंगाल की खाड़ी में होती है, ना तो वो गिरी गंगा ना गिरी ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पर कौन सी नदी देखने को मिलेगी आपको? मेघना नदी देखने को मिलेगी। तो गाइस ये पूरा गंगा नदी तंत्र था। और इसी के अलावा हम इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, ये जो गंगा और यमुना है, तो गंगा और यमुना को अगर देखा जाए जो 2017 में जो उत्तराखंड हाईकोर्ट था उसने जीवित मानव का दर्जा दिया है किसको? गंगा और यमुना नदी को। और अगर हम बात करें विश्व की पहली जीवित मानव का दर्जा प्राप्त करने वाली नदी कौन सी थी? तो न्यूजीलैंड की है। न्यूजीलैंड में एक नदी है वांग मुई नदी। तो वांग मुई नदी न्यूजीलैंड की एक नदी है जिसे जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा गंगा भारत की एक राष्ट्रीय नदी है, और गंगा जो भारत की राष्ट्रीय नदी है इसे ये दर्जा 2008 में दिया गया था। तो गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है, ये भी आपको याद रखना है। और गंगा और यमुना को जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है। और गंगा नदी पर ही भारत का राष्ट्रीय पहला जलमार्ग है NW1, वो हमारा है इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक। तो गाइस ये था हमारा पूरा गंगा नदी तंत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, या जो जो मेन बातें हैं तो वो सारी आप इसमें डायग्राम में, क्योंकि ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा लेंथी है तो इसका ध्यान से इस वीडियो को दोबारा चाहे रिवाइंड करके देख लीजिए। और यहाँ पर जितनी इसकी विशेषता है उन सभी को फोकस करिए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे प्रयाग भी इंपॉर्टेंट है और सभी नदियों की अपनी अपनी विशेषता भी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।